उत्तराखंड कांग्रेस में भी क्या कोई गुलाम नबी आजाद है? क्या पार्टी से कोई बड़ा चेहरा अलग हो सकता है? इस बात पर संशय खुद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जताया है। करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में भी कई गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं, जिनके खिलाफ जांच होगी वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चले जाएंगे, जिसको गुलाम नबी आजाद की पीढ़ी की संज्ञा दी जाएगी। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि करण माहरा को अपने दल के सदस्यों पर संशय रखना उचित नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिसके कंधों पर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही अपने लोगों पर शक कर रहे हैं। और अगर करण माहरा को इस बात की जानकारी है तो फिर उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या कांग्रेस सब कुछ जानकर भी अनजान रहना चाहती है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। कि मैंने कहा कई गुलाम नबी यहाँ भी है, मैंने कहा तो ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा कई लोग हो सकते हैं और ये पहले गुलाम नबी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसे जिन जिन के खिलाफ जांचें हैं या जिनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा, वो जो भी जाएंगे वो सब गुलाम नबी की नई पीढ़ी होंगे। अब अध्यक्ष जी ने बात कही है और अपने दल के लोगों पर संशय करना मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। हाँ, अगर किसी का ऐसा अतीत है, ऐसा इतिहास रहा हो कि दल में रह करके दल को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, तो भाई मेरी जानकारी में तो नहीं है, हो सकता करण मेहरा की जानकारी। तो सुना आपने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं और भी उत्तराखंड कांग्रेस में, लेकिन अब इस पर आपत्ति जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अपने नेताओं पर, अपने पार्टी के सदस्यों के ऊपर इस तरीके से संशय बनाना कहीं ना कहीं गलत है, उचित नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में गुलाम कौन? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। सत्यवीर सिंह चौहान जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज जस्टवाल जी हैं। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी चर्चा में हैं और यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान जी, आपका रुख करूंगी कि कांग्रेस से कोई भी यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके का संशय बताया गया है, जताया गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि क्या कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का टूटकर दूसरे दल में जा रहा है? इशारा किस तरफ नजर आता है? रीना जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जो चैनल के इस चैनल को अभी इस समय देख रहे हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस के बारे में, परंतु अब जब सार्वजनिक ये मंच पर आ चुका है कि भाई उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, और फिर इनके केंद्रीय नेतृत्व में से जुड़े हुए व्यक्ति है गुलाम नबी आज़ाद, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने बाल्यकाल से लेकर और आज की जो उम्र है, मुझे ऐसा लगता है कि 50 साल से अधिक उन्होंने अपना समय कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस को समय नहीं दिया है। कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, भले ही वो देश में उतने विख्यात ना हो, मगर उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए काम किया और एक कांग्रेस को खड़ा करने के लिए और एक अपने समुदाय को कांग्रेस से जोड़ने के लिए जो उन्होंने एक भगीरथ प्रयास किया, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब ऐसी स्थिति गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्यों उत्पन्न होती है, उनको क्यों बाहर आके यूँ कहना पड़ता है कि भाई कि आज 2013 में जब पहली बार राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें घटती है। उसके बाद वो कांग्रेस के अंदर जो सब बिखराव होने की स्थिति में आते हैं और धीरे धीरे करके जब आज देश को 75 साल हो गए हैं, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, अमृत काल चल रहा है, तो कांग्रेस में ये स्थिति पैदा हो गई है कि आप गुलाम नबी आज़ाद से पहले अगर जाएंगे, जो वहाँ के पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी थे उनका इस्तीफा होता है, वो अपनी एक नई पार्टी का गठन करते हैं। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, वो अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं। आप देख लीजिए, कन्वेनर ये जम्मू कश्मीर के कन्वेनर थे कांग्रेस की तरफ से, वहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया होनी है भविष्य में जो केंद्र सरकार जो उसका खाका खींचेगी। दूसरा, अभी हिमाचल में जिस प्रकार से आनंद शर्मा जी वहाँ के कन्वेनर बनाए, वहाँ चुनाव होने अभी नवंबर दिसंबर में जब भी तारीखें आएगी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के किराएदार नहीं है, हिस्सेदार नहीं है।
तो अब ये कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पूरा कांग्रेस के लिए खपा दिया और जिस पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अथक प्रयास किया, तो कार्यकर्ताओं के बीच में किस प्रकार का संदेश जाएगा। जो कार्यकर्ता उनके लिए हर परिस्थिति में खड़ा हुआ है, तो कांग्रेस का आज जिस स्थिति में पहुंच गई है, तो ये इससे प्रदर्शित होता है कि भी कांग्रेस जिस वंशवाद और परिवारवाद और तुष्टीकरण और जो एक लोकतंत्र में अपने राजतंत्र को स्थापित करने के लिए एक परिवार ने 10 जनपद से अपनी यात्रा शुरू करी थी, उस 10 जनपद की यात्रा के लिए जिस लोगों ने एक अपना प्रयास किया था, उस पर आज इस प्रकार से प्रहार हुए हैं लोकतंत्र में। जिस सत्यवीर सिंह चौहान जी, कहीं आपकी तरफ, आपकी पार्टी की तरफ इशारा तो नहीं है कि आपकी तरफ कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का बीजेपी में शामिल होने जा रहा हो, जिसकी चिंता जाहिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राजनीतिक पटल पे आते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, मगर जाने और आने का एक माध्यम ऐसा होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हो तो आप पे इस तरह के आरोप ना लगे कि जिस प्रकार के उनके ऊपर आरोप कांग्रेस परिवार की तरफ से आज लग रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने इस प्रकार, क्या ये धोखा होता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाके कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए ये तो राजनीति का हिस्सा है, ये तो राजनीति का हिस्सा है कि जब तक नेता आपके घर में है तब तक वो पाक साफ है, और जब अगर उसने दल बदल लिया तो उसके ना जाने कितने गुनाह उसने कर दिए। तो ये तो एक राजनीति का हिस्सा है, ऐसा सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि आपके दल में भी ऐसा होता रहा है। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, वहां से सिसोदिया जी का रुख कर रही हूँ। वहां से सिसोदिया जी, आपको क्या लग रहा है, ये किस तरह का इशारा है? और अगर प्रदेश अध्यक्ष को ये बात पता है कि गुलाम नबी आजाद कोई निकल सकता है उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर से भी, तो क्या समय रहते उनसे बात करना उचित नहीं समझ रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस इस समय सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में डूबता हुआ जहाज है। एक सबसे पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी कांग्रेस का आज जो हश्र है पूरे देश में, नॉट सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे देश में आज उनकी जो हालत है, वहाँ पे एक नहीं हजारों गुलाम नबी आज़ाद हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जी ने जिस परिस्थिति में और जिस घुटन के साथ इस पार्टी को छोड़ा है, वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक ऐसी खतरे की घंटी बन चुका है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। और इसमें हम दोष खाली बीजेपी को दे दें या दोष दूसरी चीजों को दे दें, बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे बड़ा दोष आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का है कि उन्होंने अपने सारे खिड़की, सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं। कोई भी नई हवा वो अंदर आने नहीं देना चाहते। गांधी परिवार की बपौती बन चुकी है कांग्रेस, और ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी घुटन महसूस करते हैं। और यही स्थिति आज इस समय कमोबेश उत्तराखंड में कांग्रेस की हो चुकी है। आप देखिए, तमाम नेता कांग्रेस से निकलकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बावजूद करण महाराज जी जिस तरह से हंस के बोल रहे हैं कि बहुत सारे गुलाम नबी आजाद होंगे। भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके तो माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आनी चाहिए। और अगर आपके यहां से कोई एक व्यक्ति भी जाने का प्रयास कर रहा है और आपके पास वह न्यूज है, तो आपको उसके घर जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस का जो कुनबा है वो बड़ी मुश्किल से जुट पाएगा। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से कांग्रेसियों के लिए पहली पसंद आज आम आदमी पार्टी हो चुकी है, ऐसे में मुझे महसूस होता है कि अगले आने वाले कुछ टाइम में कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ी टूट होगी। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस समय अपनी मूल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, और आप देखिएगा उत्तराखंड में धीरे धीरे करके कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल होने वाला है कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के सामने खड़ा करने के लिए। कोई अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं। 2 साल बाद चुनाव है और कांग्रेस को ये नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाने वाले हैं। और आप ये देखिए कि पूरे चुनाव में जो प्रियंका जी थी वो लगातार काम करती रही, लगातार वो यूपी में जाते रही, उसके बाद वो बिल्कुल गायब है। यानी कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आप चुनाव के टाइम प्रकट हो जाते हैं जनता के बीच में, और उस समय आप कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, चुनाव खत्म, गांधी परिवार अपना एसी में जाकर बैठ जाते हैं। अगर आप इस तरह की राजनीति देश में कर रहे हैं तो कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस को आज एक नई संजीवनी की जरूरत है, कांग्रेस को आज एक नए नेतृत्व की जरूरत है। और जब तक आप गांधी परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे तो एक नहीं हजारों गुलाम नबी आजाद जो हैं वो कांग्रेस छोड़ेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, अब तक तो दूसरे दल के लोग कह रहे थे कि कमजोर है कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है, काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन अब तो इनकी पार्टी के नेता खुद भी सलाह देते हैं कि काफी कमजोरी आ गई है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर काम करने के बजाय खुद प्रदेश अध्यक्ष खुशी खुशी कह रहे हैं कि कई गुलाम नबी आजाद उत्तराखंड कांग्रेस से भी निकल कर आएंगे। मतलब क्या है? यानी कि कांग्रेस खुद को अब फिर लाइटली लेने लगी है। देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है, जहां एक और उत्तराखंड का युवा
अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वर्तमान सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। भर्ती घोटालों में पूरे उत्तराखंड में आग लगी हुई है। ऐसे समय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कई मायने लेकर आया है। समझने वाली बात यह है कि केंद्र के इशारे पर यह बयान दिया गया है या फिर हरीश रावत जी की जो राजनीतिक शैली है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक ऐसे नेता के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया है जिससे एक संदेश जा रहा है कि उसको किस तरीके से कांग्रेस में से बाहर किया जाए और इस पूरी कांग्रेस को हरीश कांग्रेस बनाकर अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट अगले चुनाव में किया जाए। क्या ये संदेश जनता के बीच में देना चाह रहे हैं या दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए इनके आका ये चाहते हैं कि जितने भी छत्रप नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनकी जड़ों को हिलाइए ताकि कभी राहुल के लिए खतरा ना बन सके। उसी के क्रम में अगर आप देखेंगे गुलाम नबी हटाए गए, जबरन उनको मजबूर किया गया, वो छोड़ के चले गए। और आज स्थिति ये है, मैं यमकेश्वर क्षेत्र से हूँ, मेरे यहाँ के महेंद्र भाई वो जो कि कट्टर कांग्रेसी थे, कसम खाते थे, और आज वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और वो महेंद्र भाई प्रीतम के बहुत क्लोज हैं, व्यापारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, हर तरफ से उनके संबंध पारिवारिक हैं। ऐसे में प्रीतम भाई का बयान कई मायने रखता है। मुझे लगता है कि यदि उस बेल्ट से उलटफेर होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी और एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक इसके उल्टे भाजपा का नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्योंकि दो बड़े दिग्गज नेता उस वैली से एक साथ नहीं रह सकते, इनकी राजनीतिक टक्कर है। सवाल इस बात का है कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। संदेश ये जा रहा है उत्तराखंड में या पूरे भारत में कि जो जो अपने पदों का दुरुपयोग कर कर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री में जाना चाहता है, नहीं तो ईडी और बीडी का डर बराबर उन्हें सता रहा है। यही कारण है कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, वही भाजपा को प्यारे लग रहे हैं और भाजपा ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रही है। दुख की बात यह है कि 1925 की आरएसएस, जिसकी सनातन संस्कृति पर लेकर चलने वाली बात करने वाली पार्टी, ये इतनी कॉरपोरेट पार्टी बन चुकी है कि आरएसएस के लोग भी अब चार्टर्ड प्लेनों में घूमकर अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। भाजपा कांग्रेस है या कांग्रेस भाजपा है, जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। मगर दुख की बात यह है कि वर्तमान दौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यदि नौजवानों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे होते तो हमें लगता कि कांग्रेस इस राज्य के लिए कुछ तो अच्छा कर रही है। मगर दुख की बात यह है कि यहाँ उत्तराखंड के नौजवान सड़कों पे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और ये अपने परिवार को 26-27 में एडजस्ट करने के लिए बड़े बड़े दरख्तों को उखेड़ने पे लगे हैं। ये असली चेहरा कांग्रेस का है। ये लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है कि एक परिवार दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिस कारण लोकतंत्र में एक पार्टी अपने आप को कमजोर कर रही है। दुख की बात है, यदि लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होगा तो इसका नुकसान जनता को होगा और वैसे हो भी रहा है। विधानसभा में दोनों पार्टियां बेईमान, भर्ती करने में दोनों पार्टियां बेईमान, चप्पा चप्पा खाजप्पा चल रहा है और कांग्रेस भी घर घर लूट, हर घर लूट की नीति पे काम कर रही है। परिणाम आपके सामने है। बुनियादी मुद्दों से दूर कौन छोड़ेगा कौन जाएगा, इन्हें गुलाम नबी की चिंता हो रही है, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों की चिंता नहीं हो रही है। ठीक है, वापस आगे मैं आपके पास शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं रुक कर लेती हूँ मनोज जस्टवाल जी का। मनोज जस्टवाल जी, क्या माना जाए, क्योंकि अगर जो आप बयान सुन रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का, उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ना जाने कितने गुलाम नबी आजाद जो है उत्तराखंड कांग्रेस में, इसका मतलब ये है कि कई लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आपके चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही है, यानी कि आप खुद को ही सीरियस नहीं ले रहे हैं। फिर जनता आपको कहां से सीरियस लेगी? रीना, मुझे लगता है कि ये करण मेहना का बयान हो सकता है, ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। ये संशय इसलिए पैदा करता है
कि कल तक इन्हीं अध्यक्ष जी ने कहा था कि अब जो नाराज कांग्रेसियों के पास हम फूल गुलदस्ते लेकर जाएंगे और गुलदस्ता देने जाएंगे कि भाई आपकी रजा क्या है, आप नाराज क्यों है। आज फिर वही पलट के बिल्कुल उसी तेवर में बात हो रही है कि भाई कहीं क्या कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद यहाँ से जाना चाह रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि एक घराने का, जैसे शांति प्रसाद भट्ट बोल रहे थे कि एक घराने का दूसरे घराने पे तगड़ा बार है, और दोनों ही घराने कांग्रेस में रहे, चाहे गुलाब सिंह जी का रहा हो चाहे वो हरीश रावत जी का रहा हो। यहाँ उमा सिसोदिया जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि कांग्रेस सिर्फ उत्तराखंड में ही चिंता का विषय नहीं है, पूरे देश में चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि भाजपा ने सिर्फ एक पॉलिसी पे काम किया है, वो कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करने की एक पहल में लगातार बढ़ रही है। इन 10 सालों में तो यही दिखने को मिला है पूरी राजनीति में जी। जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के, कपिल सिब्बल जैसे आदमी की जिसमें पूछ नहीं हुई, गुलाम नबी आज़ाद जैसे आदमी को, राजनेता को वहाँ बेइज्जत होना पड़ रहा है। राहुल जैसे व्यक्तित्व के आगे बड़े बड़े नेता बौने हैं, और जो जूते चप्पल उठाने वाले हैं वो कांग्रेस के करीबी हैं। मतलब गांधी खानदान को मेरे ख्याल से ये चाहिए, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ एक जाति और एक धर्म का पब्लिसिटी स्टंट लेना है, उसी के लिए काम करना है, उसी पर उनकी राजनीति केंद्रित है, और उसी के लिए उन्होंने मर खपना है। अभी तक तो जो ये लग रहा है सारा कुछ मुद्दा है। रही बात प्रदेश में प्रीतम सिंह की व्यथा, उनको लग रहा है कि उनको शब्द बाणों से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो शांति प्रसाद भट्ट सही कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा रहा है कि प्रीतम सिंह भी उखड़कर यकीनन इस्तीफा दे दें। आप परसों का एक किस्सा देखिएगा, यूके एसएससी का मुद्दा तो इन्हीं की पार्टी के उठा के लाए थे, और जब धरने पे बैठने की बात आई, बारिश लगी, सब भगदड़ में सब इधर उधर जगह ढूंढने लगे। इकलौता पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जम के बैठा रहा क्या कहते हैं उस बारिश में भी, और छाता लेके कोई दौड़ा भी कि अध्यक्ष जी भीग रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ भाई, तुम अगर बारिश से भीग रहे हो तो प्रदेश के युवाओं की कैसे आवाज बन सकोगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और अन्य ने, जो कहीं ना गुलाम नबी की बात हो रही है और दिग्गजों की बात हो रही है, वो शायद उस ओर इशारा एक इनका करता हुआ नजर आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी होने के नाते कम से कम ये तो सोच लें भाई कि आने वाले 2024 में जो चुनाव है उसमें आप किसको कैंडिडेट बनाओगे। बिल्कुल, कौन आपके पास ऐसा चेहरा है जो भाजपा की तानाशाही, भाई जो तानाशाही की बात ये कर रहे हैं कि हाँ भाजपा ने ये कर दिया, वो लूट मचा दी, वो मचा दी, सभी पार्टियां कह रही हैं। आपके पास कौन सा चेहरा है? आप राष्ट्रीय दल है, इतने पुराने राष्ट्रीय दल हैं भाई। आम आदमी पार्टी तो अभी नवोदित है इस प्रदेश में, और उनको अभी यहाँ अपनी मजबूत फाउंडेशन जमाने के लिए समय लगेगा। यूकेडी के बारे में अभी तक लोग एक क्लियर राय नहीं बना पाए, क्योंकि यूकेडी का जो इनके पुराने दिग्गज करके गए हैं उसका खामियाजा अभी जो नौजवान पीढ़ी है और ये नए जो एक सोच को डेवलप करके उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये पार्टी चेहरा दे पाएगी? फिर भाजपा के आगे कौन वो 4 लोकसभा सीटें जीत कर आगे आएगा 2024 में, ये देखने वाली बात है। रही बात प्रीतम सिंह जी के चेहरे, जिनकी महेंद्र सिंह राणा की बात कर रहे हैं हम, वो प्रमुखों के भी अध्यक्ष हैं, प्रमुख संगठन के। तो ये लगा लीजिएगा कि उनके साथ कितना वोट, कितनी सारी क्या कहते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता कन्वर्ट होकर बीजेपी की तरफ आएंगे, उस पर उनका ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद दिख रहे हैं और प्रदेश के दो तीन चेहरे जो उनकी आंख की किरकिरी है, मेरा ये मानना है। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ मनोज रावत जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज रावत जी, स्वागत है आपका एचएन 24 पर। धन्यवाद जी। मनोज रावत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मनोज रावत जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कहते हैं कि पार्टी में न जाने कितने गुलाम नबी आजाद जो हैं वो पनप रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर। ये क्या मतलब है इसका, हम ये समझना चाह रहे हैं। संशय पैदा कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के सदस्यों के ऊपर कि कोई जा सकता है, बड़ा चेहरा कोई जा सकता है, पार्टी से अलग हो सकता है। देखिए, आप जो सारी चर्चा मुझे लग रहा है जो इस्टवाल जी की मैं सुन रहा था, हाँ, एक ऐसे माननीय प्रमुख साहब को जिनको वो महिमा मंडित कर रहे हैं समाज सेवी, वो उनके PMGSY के नोटिस भी आपने पढ़ लिए। बहुत वो पूरे कांग्रेस काल से पढ़ता आ रहा हूँ साहब। कांग्रेस काल में जितने घोटाले उन्होंने किए, एक बार जांच हुई, भाजपा काल में भी उनके घोटाले सामने थे। इस्टवाल जी आप सुन लीजिए, इस्टवाल जी देखिए, दूसरे को सुनना भी चाहिए। और उनकी धर्मपत्नी भाजपा से पहले ही प्रमुख थी। देखिए, कुछ लोग सुविधा भोगी होते हैं, वो भी कभी भी विचारधाराओं के आधार पर पार्टियों पे नहीं होते हैं। तो अगर हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा है, आदरणीय करण मेहरा जी ने, कि साहब वैचारिक आधार पर जो नहीं है वो वैचारिक जो व्यापारिक आधार पर है, जो डर करके है, चाहे केंद्र में ED और CBI के डर में, चाहे राज्य में PMGSY के एक छोटे से इंजीनियर के एक नोटिस से कि आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो देखिए, व्यापार और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती। आपको राजनीति में रहना है तो विचारों पर आपको रहना होगा। और दूसरा, जो हमारे इस्तेवाल साहब कह रहे हैं कि साहब चेहरा कौन होगा, जो भारतीय जनता पार्टी में भी आप बताएं ना, मैं एक एक माननीय का मैं नाम ठीक है, ले लूंगा। मनोज इस्टवाल जी की बात पर तो आप जवाब दीजिएगा सर, लेकिन मनोज रावत जी, मेरा पहला सवाल तो यही है ना कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसका क्या मतलब समझा जाए, क्योंकि पूरी डिबेट ही उस मुद्दे पर है। वो तो तर्क दे रहे थे अपने मनोज इस्टवाल जी। न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी ने साफ कहा है कि जो वैचारिक आधार पर, जो इस समय जब पार्टी संकट में है, वो एक विचारधारा के विरुद्ध जो लड़ नहीं सकता है, जो टिक करके उस विचारधारा का विरोध नहीं कर सकता है, अगर वो जाना चाह रहा है तो उससे कोई अफसोस पार्टी को नहीं होगा। क्योंकि आखिर किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का आधार वैचारिक होता है। तो फिर खुले मंच से कह दीजिए ना, पार्टी क्यों खुले मंच से नहीं कहती है कि जिसे जाना है वो जाए। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप अपने पार्टी के नेताओं को गुलदस्ता देने के लिए उनके घर पर जाएंगे, मनाने के लिए घर पर जाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जिसे जाना है वो जाए, ना जाने कितने गुलाम नबी आजाद हैं। क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, स्टैंड क्या है पार्टी का? देखिए, ये साफ स्टैंड है, माननीय अध्यक्ष जी का साफ कहना है कि अगर कोई वैचारिक रूप से पार्टी में नहीं रहना पा रहा है, यदि कोई एक असिस्टेंट इंजीनियर के एक नोटिस से डर करके पार्टी छोड़ देना चाहता है और उस पर एक मतलब बहुत बड़ा वो चढ़ाना चाहता है कि साहब मैं इस कारण पार्टी छोड़ रहा हूँ, वो बताएं कि क्यों ऐसी हिम्मत हुई उनकी कि उन्होंने गलत कागज दर्ज किए थे। खैर, उन पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो अर्ध भाजपाई थे। जब धर्मपत्नी जाहिर की है संशय उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में भी कई गुलाम नबी आजाद हैं। यही हम समझने की कोशिश करें। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर मनोज रावत जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? चलिए, संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आगे चर्चा को बढ़ाती हूँ। सत्यवीर सिंह चौहान जी, आपने सुना मनोज रावत जी जिस तरीके से तर्क दे रहे थे, क्या मतलब उसका समझा जाए? क्योंकि अपनी पार्टी के नेता इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं, एक तरफ मनाना और दूसरी तरफ इस तरीके की बातें करना कि आप जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं। रीना जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आज की स्थिति को आपको जानना है तो थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस इस दौर से तो गुजर ही रही है, और दूसरा इनका केंद्रीय नेतृत्व तो कह रहा है कि हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, संगठन के चुनाव की ओर। मगर मैं कहना चाहूँगा, जब जब कांग्रेस में चुनाव हुए हैं उसके बाद के परिणाम हुए, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद क्या परिणाम हुए। आप ये देख लीजिए, सीताराम केसरी ने चुनाव लड़ा, वो अध्यक्ष बने और उसके बाद उनकी नेम प्लेट को कहाँ फेंका गया उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार डिबेट हो चुकी है। अब आप देख लीजिए, तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री जो कि जब यहाँ पूर्ण रूप से भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1946 में बनते हैं, अंग्रेज़ों का यूनियन जैक होता है, उसके नीचे वो शपथ लेते हैं, और वो प्रधानमंत्री सरदार पटेल, जब उनका कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें सरदार पटेल सर्वसम्मति से जीत के आते हैं और मात्र जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट पड़ते हैं। उसके बाद परिणाम क्या होता है?
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी ये फेज चल रहा है और ये चुनाव जो कह रहे हैं संगठन के, आप देख लीजिए उससे पहले किस प्रकार का बिखराव हो रहा है। इनके जो नेता है जिन्होंने कांग्रेस को अपने अनेक कार्यों से सींचा है और इसको अपने नए नए आयामों तक पहुंचा है, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकारें हों, चाहे अनेक राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया हो, आज वो कार्यकर्ता और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं के बारे में अगर कांग्रेस अगर एक बार भी सोचने को तैयार नहीं है, तो 2014 के परिणाम और 2019 के परिणाम के बाद भी अगर वो इस बात की समीक्षा करने को तैयार नहीं है कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो उनको आज निरंतर पार्टी से जाना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है और किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे आप कपिल सिब्बल का उठा लीजिए। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी आरोप एक लगा रहे थे, इस वार्ता चर्चा में ही आया कि बीजेपी में जाता है और कांग्रेस में जाता है तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जब सिद्धू इस पार्टी में थे तो केवल एक नारा लगाते थे, भारत माता की जय, उसके बाद किसी व्यक्ति का नारा तक नहीं लगाते थे। और आप उसके बाद देख लीजिए कांग्रेस में जाते हैं, पंजाब में उस प्रकार कांग्रेस में किस प्रकार के नारे लगाते हैं और कांग्रेस में किस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। और एक चीज़ को मैं आपको और कहना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद जब राज्यसभा के जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था तो एक आपके मैं चैनल में ही था, उस दिन एक बात आई थी कि उनके लिए प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री, मैं आपको एक उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, जब हम किसी सिनेमा में जाते हैं, वहाँ पिक्चर देखते हैं, कोई घटना घटती है, हम उस सनी देओल की मान लो मूवी है, हम उस मूवी के हीरो के लिए नहीं, वो घटना जो चरित्र होती है उसको देख के हमारे आंखों में आंसू आते हैं या वो भावना जागृत होती है। तो वही गुलाम नबी आज़ाद जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब वो प्रकरण उन्हें याद आता है, वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो उनके आंसू आते हैं। इसी से मैं जोड़ के आगे और ले जाता हूँ। जब नहीं, रुकिए, पहले मैं जवाब लेना चाहती हूँ क्योंकि मनोज रावत जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज रावत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ मनोज रावत जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगी कि जो कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उस पर आप जरा जवाब दें। देखिए, पहली बात तो मैंने साफ कर दिया है कि सिर्फ सुविधा के लिए एक राजनीतिक दल में, एक राजनीतिक विचारधारा में रहने का प्रचलन अब नहीं चलेगा। कांग्रेस ने तय कर लिया संघर्ष की राजनीति करेंगे और केंद्र से लेकर के अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, पूरे देश में 3500 किलोमीटर चलेंगे कांग्रेस ही। एक तो जो मेरा ये कहना है कि जिन कॉज शुरू हुआ है राणा जी के जाने से, तो राणा जी तो अर्ध भारत भाजपाई थे। दूसरा, एक अभी मैं भाजपा के पैनलिस्ट साहब की बात सुन रहा था जो कह रहे थे पटेल और नेहरू के रिलेशन के बारे में, उनको पटेल का लिखा हुआ खुद पढ़ना चाहिए कि पटेल साहब ने नेहरू के लिए क्या कहा था। और पटेल साहब ही थे कि जो आरएसएस को बैन कर रहे थे। दूसरी बात ये कह रहे थे कि साहब वरिष्ठों का अपमान हो रहा है, तो वरिष्ठों का अपमान हमने भी देखा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के और हमारे प्रदेश के आदरणीय पंडित मुरली मनोहर जोशी जी, जिनसे विद्वान व्यक्ति आज तक के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर केंद्र में जो शिक्षा मंत्री कभी नहीं हुआ, उनको आपने घर बैठा दिया। आपने उनकी प्रतिभा का प्रयोग करने के बजाय एक इंटर पास को केंद्र में ह्यूमन रिसोर्स मंत्री बना दिया। तो क्या आप अपने लोगों का प्रयोग कैसे करते हैं? जी, वो तब भी भाजपा में मना पड़े हैं। अपने बुजुर्गों का कैसे आप उपयोग करते हैं? लेकिन देखिए, सवाल तो ये है ना मनोज रावत जी कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को पता है कि ये गुलाम नबी आजाद बन सकता है तो फिर आप पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों इंतजार कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोग मनाना भी नहीं चाहते हैं, जिसे जाना है वो जाए, तो फिर आप लोग खुद कार्रवाई कर लीजिए ना। जब आप लोगों को पता है, चयनित आप लोगों ने कर लिया है, चिन्हित कर लिया है, तो फिर आप बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। देखिए, किसी के पेट में जाकर के नहीं देखा जा सकता है, लेकिन पार्टी का साफ संदेश है दिल्ली से लेकर के और ग्राम सभा तक कि जिनको सुविधा की राजनीति करनी है वो अभी नमस्कार कर लें या कभी नमस्कार कर लें। उनको अब पार्टी में उनका सुविधा की राजनीति करने वालों का या सुविधा भोगी रहने के लिए पार्टी में रहने का कोई स्थान नहीं है। यही हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है और मैं सबसे ज्यादा सुविधा भोगी तो इस समय आपके राजकुमार और राजकुमारी जी हैं। वो तो अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, सबसे ज्यादा तो सुविधा वही भोग रहे हैं। पिछले महीने तक गुलदस्ते देने जा रहे थे। देखिए, वो भी केंद्र की राजनीति से जो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी सबके सामने केदारनाथ पैदल गए सबसे पहले, और पूरा उत्तराखंड जानता है कि उनसे अच्छा एसपीजी वाले भी नहीं चल पाए।
देखिए बेहूदी क्या बातें, लेना देना भाई तथ्यहीन इससे? बातें अरे करके- मनोज जी, आपकी हिम्मत की दाद है। आप चैनल पे बैठ के इतने सब बोल रहे हैं, मैं तो वाकई में एज ए प्रवक्ता मैं आपके सैल्यूट करती हूँ आपको कि आप किस तरीके से कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। आप बताएं कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कभी केदारनाथ चढ़ा भी हो पैदल और आप नहीं मनोज मनोज भाई, रावत आप जी, राजनेता हो गए। मनोज जी, अगर आप केदारनाथ के बारे में बात करोगे तो इतने प्रश्न आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे कि आपको प्रश्नों में ही उलझ जाओगे। इतने प्रश्न आपके ऊपर केदारनाथ के लग जाएंगे। और एसपीजी का क्या किस प्रकार का उनका प्रशिक्षण होता है, वो राहुल गांधी का प्रशिक्षण उस प्रकार का नहीं हो सकता। और उनसे तुलना ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बताइए, आपने तो सीधे सीधे फौज पे अब मतलब इनका हमेशा वो रहा है ना कि अब मैं मनोज इस्टवाल जी, इनका हमेशा सेना के प्रति क्या व्यवहार रहा है वो आज डिबेट का चलिए, विषय अब उसे नहीं है। divert नहीं आज करते डिबेट हैं, का मुद्दे को विषय जो डाइवर्ट है नहीं वो करते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी और कौन सी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इंतजार आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ खुद आपके पार्टी के नेता मनोज रावत जी, क्योंकि हरीश रावत खुद कहते हैं कि सभी को एक मंच पर आने की आवश्यकता है, बीती बातें भूल जाइए, वो कल की बातें हो गई। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी पता है कि आपको कौन धोखा दे सकता है, फिर भी आप लोग चुपचाप बैठे हुए मुस्कुराते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि कई गुलाम नबी आजाद निकल जाएंगे। तो किस बात का और कौन सी घड़ी का इंतजार कर रही है कांग्रेस? मनोज रावत जी, चलिए संपर्क हमारे यहाँ पर। रीना जी 30 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इससे पहले जाओगे, मैं तो एक प्रकरण राहुल जी के साथ हुआ था। मिलने गए थे, एक व्यक्ति मिलने गए थे, वरिष्ठ आज मुख्यमंत्री हैं वो। उन्होंने उस समय का वक्तव्य क्या था कि मैं स्पेशल टाइम लेके गया था और उसके बाद वो मुझे टाइम ना देके अपने पपी को टाइम दे रहे थे। आज अगर गुलाम नबी आज़ाद से लेके G23 का ग्रुप बनता है, उसके बाद अगर ये स्थितियां सामने आती है तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि 75 साल बाद जो कांग्रेस जिसका प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री होता था, आज उसके संगठन में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। और दूसरा जो इन्होंने आरएसएस के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के ही बड़े से बड़े नेता जिनको मानते हैं, चाहे नेहरू से लेकर सरदार पटेल ने उस मंच को शेयर किया। और लास्ट में अभी जो इससे पहले रामनाथ कोविंद से पहले जो प्रणब मुखर्जी, जो इस देश के इकोनॉमिस्ट से लेकर तमाम केंद्रीय पदों पर रहे हैं और इस देश के राष्ट्रपति रहते हुए, उसके बाद वो किस प्रकार से वो आरएसएस के मंच पे जाते हैं। जब आपके पास कोई शब्द नहीं होते बोलने के लिए, तो मुद्दे को किस प्रकार से डाइवर्ट करना है, तब इस तरह का मंच पकड़ा जाता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो इसलिए है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास न करके 10 जनपद को जोड़ने का प्रयास किया। करण मेहरा को ये कहते हुए 100 बार सोचना चाहिए था कि कांग्रेस के अंदर भी इस प्रकार के 1000 से ज्यादा ये गुलाम नबी आजाद है। कल को कोई कार्यकर्ता ही उनको आके बोल दे कि आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके पास क्या जवाब होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके एचएनएम के माध्यम से। ऐसे बयान नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को ही कमजोर करने का काम कर रहा है। और वही शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि देखिए सही बात है कि जब चुनाव आते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मैदान में नजर आ जाते हैं, उसके बाद फिर एसी के कमरों में बैठ जाना। नेता बनना है कि नहीं बनना है? और देखिए चिंता यहाँ पर हम लोग जाहिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष का। ऐसे में किस तरह से काम हो रहा है, किस दिशा में कांग्रेस जा रही है? देखिए रीना जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान दौर में लोकतंत्र में जो चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने 60 साल राज किया है और कांग्रेस के जो नेता बड़े थे निश्चित रूप से वो थोड़ा सुविधा भोगी थे, जिस कारण उनका संघर्ष कम हो चुका था। यही कारण है कि संघर्ष करने की बजाय उन्होंने सुविधा को अपना रास्ता बनाया और वो भाजपा में चले गए। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से ईडी का डर और सीबीआई का डर दिखाकर उन नेताओं को जिन्होंने तात्कालिक समय में घोटाले किए हों, उनको दिखा कर डरा कर अपनी तरफ मिला लिया, तो निश्चित रूप से एक गलत संदेश गया है लोकतंत्र में। और एक संदेश अच्छा ये भी है कि यदि गलती करोगे तो नहीं बचोगे। सवाल भाजपा कर रही है ये नहीं है, कांग्रेस खिलाड़ी है। यदि कभी परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत मुश्किल आने वाले समय में होगी। ये संदेश भी अब लोकतंत्र में गया है। एक संदेश लोकतंत्र में वो था कि ठीक है विपक्ष भी है तो अपना है, वो आवाज उठाए और सरकार उस पर सही तरीके से दिशा पर काम करे चलने के लिए। मगर वर्तमान दौर के अंदर विपक्ष का गला घोट दो
और अपने आप से जो दबा के लूटो उस पर कोई सवाल ना करे। ऐसी मानसिकता लोकतंत्र में हो रही है, ये ठीक नहीं है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के घर में टूटन है तो टूटन का होना स्वाभाविक है। भाई जो आदमी ठेकेदारी करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो कमी दिखेगी। इसीलिए जितने कांग्रेस पृष्ठभूमि के ठेकेदार थे, वो मैं तो अपनी विधानसभा में देखता हूं, वो खाजप्पा कर रहे आजकल दबा के। वो कभी घर घर चिल्लाते थे। कारण सिर्फ एक है, खारक खाना। अगर आप अपराध करोगे, सरकारी सेवक पैसे का दुरुपयोग करोगे, तो भैया डर से तो आपको जीना पड़ेगा। यही कारण है। एक हमारे यहाँ भी एक महिला है, वो कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, कभी पता नहीं क्या क्या, आजकल सुनाई में आ रहा है भाजपा ने बना दिया उसको। फिर तो जब इस कदर भाजपा के बिना आइडियोलॉजी के नेताओं को चस्पा लेंगे अपने पास और उनकी महिमा मंडल करेंगे, तो संदेश साफ है, भाजपा में रहोगे तो आपकी डकैती भी स्वीकार होगी, आपको बिल्कुल गंगा की तरह स्वच्छ समझा जाएगा। भाजपा छोड़ के जाओगे तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी वो हम देख चुके हैं महेंद्र भाई। एक पत्र से यदि एक नेता, अगर उसको पीएमजीएसवाई के किसी इंजीनियर का पत्र ना जाता तो शायद ना छोड़ता है। अगर ये डर है तो आप समझ लीजिए फिर प्रधानों का क्या हाल होगा। उत्तराखंड के अंदर एक प्रधान बेचारा क्या करे, ब्लॉक में 40% कमीशन ले रहे। अनपढ़ आदमी होते हैं ज्यादातर, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा। पंचायत मंत्री कागज में साइन करा देता है, बाद में पता लगता है उसने 10 लाख का पुस्ता खा लिया, उसे पता ही नहीं है कि पुस्ता उसके नाम से बिक गया। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा डर दिखाओगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। फिर तो मानना है हमारा कि भैया केंद्र से तय कर दो, काय कोई राजनीतिक चुनाव ड्रामे नौटंकी। ये जो संदेश है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और उत्तराखंड में वर्तमान दौर में ये जो खबर बन रही है ये चिंता का विषय है। तमाम नौजवान बच्चों को ये देखना चाहिए कि तुम्हारा भविष्य सरेआम बिक रहा है और ये नेता अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी को भगा किसी को मिला। ये परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस और लुटेरों की पार्टी भाजपा जो बन चुकी है, इसके ऊपर अंकुश लोकतंत्र में जनता एक दिन लगाएगी, ये मेरा विश्वास है। बहरहाल उत्तराखंड के साथ दोनों पार्टियों ने धोखा किया है, जनता इस बात को भी समझ रही है। ठीक है, जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे मनोज अष्टवाल जी, क्या लग रहा है, क्योंकि हालांकि इस तरीके का अगर कोई बयान दे दिया जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रवक्ताओं के लिए डिफेंड करना। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मनोज भाई जैसा विधायक जो पूर्व विधायक रहा है वो पत्रकारिता के सारे एंगल भूल गया है या फिर पार्टी के एक लोभ में इस तरीके से बचकाना बातें वो कैसे कर सकते हैं बताइए। उन्होंने एसपीजी कमांडोज को धकिया के पीछे कर दिया है और एक राहुल अगर वो केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ गए तो बाप रे क्या कमाल कर दिया एक नेता ने। बताइए ट्रेनिंग है ये इनकी भाई, है ना। ये जितनी ज्यादा ट्रेनिंग के ट्रेंड परंपरागत तरीके से बोलेंगे जय जयकार तभी तो टिकट फाइनल होगा। रही बात को जैसा सिखाया वैसे ही बोलता है। रही बात ईडी के डर की, और अगर नेता ईडी के डर से पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये डर होना चाहिए। मुझे लगता है आज ये डर कांग्रेस में है या अन्य दलों में है, आने वाले कल में भाजपा को डरना चाहिए, तो भाजपा के नेताओं को डरना चाहिए, क्योंकि वो दौर वहां भी आएगा। अगर भाजपा में एक क्वेश्चन लग रहा है कि जब वो माल इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या फिर आने वाली जो सरकार जो भी बनेगी, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल बना दे, आम आदमी पार्टी बना दे, कांग्रेस बना दे या कोई अन्य बना दे, क्या वो भाजपा को छोड़ देंगे? मेरे ख्याल से ये दौर आना चाहिए कि एक तो ऐसी स्वायत्त संस्था हो जो ऐसे जमाखोरों को इनकी छत फोड़ के निकाले और सारा पैसा कम से कम जो पब्लिक का एक खून की कमाई है, जो टैक्सों की चोरी का वो है, जो विकास योजनाओं का पैसा है, वो ऐसे बाहर आना चाहिए। ऐसी ईडी का डर अगर भाजपा पैदा कर लिए तो भाजपा का ये कार्य मैं प्रशंसनीय मानूंगा। प्रशंसनीय तब भी रहे जब भाजपा सत्ता में न रहे, मेरा ये मानना है। रही बात कांग्रेस की, गुलाम नबी आज़ाद
आज भी मेरे ख्याल से भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, फिर भी वही महेंद्र राणा वाली बात हो रही है। अरे भाई, कल तक आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस की महिला नेत्री ने उनके वो जो चिट्ठियां हैं पूर्व में घोटालों के, वो आज सार्वजनिक किए हैं। इससे पहले क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि वो कांग्रेस के थे, इसलिए। अगर तुम इतने पाक साफ हो तो पहले कर देते ना, पहले जांच के लिए आदेश करवा देते। और स्वाभाविक तौर पे कि अगर एक ठेकेदार पे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी जेईई की चिट्ठी की बात रही हो, ये बड़ा गेम हो सकता है, ये व्यथा हो सकती है, क्योंकि जो सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है महेंद्र सिंह राणा ने, उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने वहां अप्रसन्नता व्यक्त की है कि पार्टी में उन लोगों की क्या बखत है जो लगातार कांग्रेस को इतने सालों से कांग्रेस में ही बना रहे हैं। करण मेहरा जी जैसे स्वच्छ छवि के, अभी तक तो स्वच्छ छवि है उनकी, इतनी बड़ी बात कह गए जो कल तक केंद्र की एक पॉलिसी थी कि वो गुलदस्ता देंगे। क्या आज ही एकदम केंद्र ने वो गिरगिट की तरह रंग बदल के उस गुलदस्ते को इस भाषा में बदल दिया, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी छोड़ते हुए? जो कांग्रेस ये कह रही कि हम सब उन लोगों को चाह रहे हैं जो कांग्रेस के बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, उस कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अतीत नहीं दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री की मौत के बाद उनके साथ क्या सलूक किया गांधी परिवार ने। 10 जनपद तक उनको आने का भी जो उनका मुख्य कार्यालय है, ये क्या उनको मनमोहन सिंह जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो एक वित्त के मर्मज्ञ थे, विद्वान थे, जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए या नारायण दत्त तिवारी के पीएस रहते हुए, जब नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थे, भारत को कई चीजें दी, विकास योजनाओं को दिया, वित्त मंत्रालय को बखूबी संभाला, और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो फिसड्डी करार हुए। ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं ऐसे। हाँ जी, चले वक्त इशारा करें, जल्दी से फाइल कमेंट ले लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, शॉर्ट में रखिएगा। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज कांग्रेस अपनी गरिमा खो चुकी है। आज कांग्रेस अपने जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उनका, उसी की चर्चा करती है, लेकिन आज कांग्रेस के पास भविष्य के नाम पर कोई योजना नहीं है। भविष्य के नाम पर इनके पास सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार बचा है। और जब तक कांग्रेस इस गांधी परिवार की चरण वंदना से बाहर नहीं निकलेगी, कांग्रेस का कोई भविष्य उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में भी नहीं है। ठीक है रीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम कई प्रदेशों में और खासकर केंद्र सरकार में जो हमारा जनसंघ और जनता दल टूटा, हम विपक्ष में आंकड़े तक नहीं थे। तब भी हमें, आपने देखा होगा कि लोकसभा में विपक्ष का जो अहम पद होता है वो तक नहीं दिया, मगर 2014 में जब इनके पूर्ण आंकड़े दिए तब भी हमने विपक्ष का पद दिया। हमने लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए हर प्रकार के वो कार्य किए हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, मेरे को सुन, मजबूत हो सकता है। और गांधी परिवार की जब तक ये आवा भगत करते रहेंगे, इसी प्रकार के इनके जो शीर्ष कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता निरंतर आपको सुनने को मिलेगा। और चिट्ठियों से ये 10 जनपद का उनका जो घर है, कार्यकर्ताओं की जो चिट्ठियां जाएगी उससे भर जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गुलाम नबी आजाद पार्टी से, कांग्रेस से अलग क्या हुए, तो अब कई गुलाम नबी आजाद उत्तराखंड कांग्रेस में आ गए, इस तरीके का संशय यहां पर जाहिर किया है खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने।